नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज 8 अप्रैल के इस सेशन का। 8 अप्रैल सोमवार, एक नया उत्साह, एक नया उमंग, क्योंकि भैया अब हम लोग एक नए अप्रैल के भी सेकेंड वीक में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए तिरंगे को सबसे पहले सैल्यूट किया जाए और उसके बाद सेशन को शुरू किया जाए। अब अगर सेशन शुरू करने की बात है तो पहला क्वेश्चन इतना जल्दी कैसे। आज हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले, जैसे नहीं होता बहुत दिन बाद अगर आप खेलने उतरते हैं तो एक प्रैक्टिस सेशन टाइप का आप करते हैं कि चलो हल्की गेंदों से थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए। कुछ यही आज हम लोग के प्रैक्टिस सेशन का रहेगा। मैं बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि आपका CHSL का फॉर्म आ जाए, MTS का फॉर्म आ जाए, 15 तारीख को RPF का। आजकल कुछ शांत सा माहौल लग रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी देखो RPF का भी फॉर्म आने वाला है, अभी CHSL का भी फॉर्म आने वाला है और MTS का भी फॉर्म आने वाला है। ये तीन, इसका तो 15 तारीख डेट है, इसका 2 अप्रैल डेट था, अब किसी भी समय इसका आ सकता है, इसका 7 मई डेट है। तो ये 3 वैकेंसीज जल्दी ही आने वाली हैं। इसका तो कुछ नहीं कह सकते भाई, आज रात भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, किसी भी क्षण ये आ सकता है, समझ रहे हो ना। बाकी इनका 7 मई डेट और इनका 15 अप्रैल डेट लगभग फिक्स है। अब इन्हीं सभी को थोड़ा आ जाता तो उत्साह टाइप का आ जाता है यार, सही कह रहे हैं ना, आ जाता तो थोड़ा उत्साह टाइप का आ जाता कि मजा आ गया अब की बार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं। आज मैंने पेड बैच में बाबर पढ़ाया। आज मैं तुम लोगों को भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सारे मुद्दों पे दूंगा बाबर ओबर के बारे में, ठीक है ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, रिपन, विलियम बेंटिक या एडविन लुटियंस? बताओ, डलहौजी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिक। लेकिन अगर ये पूछ देता भारत के वायसरॉय, ठीक है ना, वायसरॉय पहला कौन था, तो उस स्थिति में आप किसका आंसर कर देते? कैनिंग का, कि सर ये कैनिंग जो हुआ करता था ये वायसरॉय हुआ करता था। डलहौजी से आपके ये बहुत आता है कि गोद हड़प की नीति, ठीक है ना, गोद हड़प पॉलिसी जो लाई थी डलहौजी ने लाई थी। रिपन को प्रेस का मुक्त, वो क्या कहा जाता है, रिपन के समय ही वो वाला, वो तो मेटकाफ था, चार्ल्स प्रेस का मुक्तिदाता। प्रथम जनगणना, ठीक है ना, प्रथम रेगुलर सेंसस, रेगुलर जनगणना किसके समय शुरू हुई थी? तो रिपन के समय शुरू हुई थी। बेंटिक के समय ही इंग्लिश का रूल लॉर्ड मैकाले ने लाया था कि भाई इंग्लिश पढ़ने की जो शिक्षा पद्धति है। एडविन लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, इन लोगों ने मिलकर भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों का डिजाइन किया है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? बताइएगा, ठीक है ना। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को स्थापित की गई। इस इलेक्शन कमीशन का जिक्र हमारे संविधान के पार्ट 15 में मिलता है, आर्टिकल 324 में मिलता है इलेक्शन कमीशन का जिक्र। जो पहले इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे सुकुमार सेन जी हुआ करते थे, और साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा अभी के जो हैं उनका नाम है राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब सुकुमार सेन थे उस समय जानते हो 8 वर्ष हुआ करती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पे से हटने की जो कार्यकाल था। अब यह अलग की बात है, 6 वर्ष एज, आयु या 65 वर्ष, ठीक है ना, 6 वर्ष आयु या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, ठीक है ना। अब ये है 6 वर्ष कार्यकाल या 65 वर्ष आयु। अभी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। चूंकि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन बना, इसलिए हम उस दिन नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, तो इसका ये ऑप्शन से। नेक्स्ट, रामेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? रामेश्वर मंदिर, सर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है।
तमिलनाडु जीआई टैग के मैटर में दूसरे स्थान पे चला गया है और उत्तर प्रदेश में 69 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है। आज सुबह करंट अफेयर की क्लास में हम लोग जीआई टैग के बारे में बात कर रहे थे। वैसे कल सुबह मैं आपको पढ़ाऊंगा सितार को भी जीआई टैग मिल गया है और आपके तानपुरा को भी जीआई टैग मिल गया है। सितार और तानपुरा दोनों को ही जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटा सा गांव है उसको, अब वो मैं कल आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल सुबह 8 बजे, ठीक है ना। फिलहाल अगला, अर्थशास्त्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? सर देखिए, अर्थशास्त्र लिखने वाला कौन था? चाणक्य था। चाणक्य को सर हम लोग कितने नामों से जानते हैं? सर चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य को हम लोग द्विज शर्म के नाम से भी जानते हैं और चाणक्य को हम लोग आपके चाणक्य कौटिल्य भारत का मैकियालवी नाम से भी जानते हैं। ये सारे किसके नाम है? चाणक्य के नाम है। भारत का मैकियालवी मूल रूप से इटली के हुआ करते थे, इनको भारत का मैकियालवी कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में ही भारत की जनगणना का पहली बार जनगणना का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में ही हमें सप्तांग सिद्धांत का भी वर्णन मिलता है। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन भी हमें अर्थशास्त्र में ही मिलता है। तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी होंगी, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन के नाम पे आते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। सबसे बड़ा डेल्टा किस राज्य में बनाता है? डेल्टा की बात करें तो गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये जितनी नदियां हैं सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं और ये डेल्टा किधर साइड गिरती है? तो ये सर बंगाल की खाड़ी। ऑलमोस्ट आप देखिए तो ये जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी के साइड गिर रही हैं, जिनका भी मैंने नाम लिया, गंगा, गोदावरी, आपके ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब महानदी, हाँ, तो ये जितनी भी हैं सब डेल्टा का निर्माण में है। और ये डेल्टा किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा, ये भी क्लियर है। अगर हम लोग बात करें एस्चुरी का कि सर एस्चुरी का निर्माण, ठीक है ना, एस्चुरी का निर्माण कहाँ होता है? तो एस्चुरी की अगर हम लोग बात करें तो दो नदियां मुख्य रूप से एस्चुरी, नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जो दोनों ही कहां पे गिरती हैं? अरब सागर साइड गिरती हैं, अरब सागर। वैसे अगर नर्मदा एस्चुरी कभी न दिया रहे ना तो लूनी और माहे को टिक करके आना। हालांकि ये उससे पहले ही विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन लूनी और माहे भी ईस्ट टू वेस्ट ही फ्लो करती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ ही फ्लो करती हैं। इस क्वेश्चन को ऐसा भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आज हम लोग थोड़े दिनों बाद मिले हैं, हालांकि डेली ही 10 मिनट्स हुए किसी माध्यम से मुलाकात हो जाती थी, लेकिन आराम से आज थोड़ा आनंद लेते हुए पूरी अपना एनर्जी लगाया जाए। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? बच्चा जानता है, तबला से, ठीक है ना। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हुआ करते थे। तबला का जनक आमिर खुसरो को कहा जाता है, जिसे हम लोग तोता ए हिंद भी कहते हैं, ठीक है ना, आमिर खुसरो को कहा जाता है। अगला पॉइंट, विंस्टन चर्चिल ने किसे अर्धनंग फकीर कहकर पुकारा था? वैसे सच्चाई तो यह है कि विंस्टन चर्चिल से पहले फ्रैंक मॉरिस नाम का एक अंग्रेज था, जिसने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहकर पुकारा था, फ्रैंक मॉरिस। लेकिन मुद्दा ये रहता है कि अब विंस्टन चर्चिल आगे चल के इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसकी बात जो है वो ज्यादा फेमस हो गई। नहीं तो सच्चाई ये है कि विंस्टन चर्चिल से भी पहले गांधी जी को अर्धनंग फकीर इंग्लैंड के एक सांसद ने कहा था, जिसका नाम फ्रैंक मॉरिस है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? फ्रैंक मॉरिस है। अगला पॉइंट, उत्कल दिवस किस राज्य, अभी हम लोग मनाए थे कुछ दिन पहले सुबह के 8 बजे के करंट अफेयर में इसका बात भी चला था कि सर उत्कल दिवस ओडिशा। उत्कल आसान है। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? बताइएगा। गोल गुंबज, देखिए सर ये वाला ऑप्शन काट दीजिए, अब सर ये भी काट दीजिए, अब सर
आपका तो मन हो तो आप चारों काट दीजिए। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई वो है आपकी कर्नाटक, ठीक है ना। राइट ऑप्शन इसका कर्नाटक है, कर्नाटक गोल गुंबज। आंध्र प्रदेश को एक बात याद रखना, एशिया के अंडे की टोकरी भी कहा जाता है, अंडे की टोकरी, ठीक है ना, एशिया के अंडे की टोकरी भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा या भोर का तारा? शुक्र, पृथ्वी की भगनी ग्रह, पृथ्वी की जो बहन ग्रह, सिस्टर प्लेनेट, दैट इज मंगल को आप लाल ग्रह के नाम से भी जानते हो, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सोच समझ के बताइएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो सी ऑप्शन आसाम में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आज के क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके आसान रखे कि थोड़ा तुम लोग भी इतने दिनों के बाद मिले हो, गले तो मिलना बनता है वाली स्थिति में हम लोग रहें, आराम से किया जाए। आज तुम लोग 25 क्वेश्चन में शुरू के 20 प्लस सही करने वाले हो, ये मेरे को गारंटी है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। तो सर चिल्का को उड़ीसा कर दीजिए, ठीक है भाई। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है बताइएगा? चलो और आसान कर देते हैं, सर इसको भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए। अच्छा ऐसा मत करिए सर, तो लो ना बद्रीनाथ अलकनंदा, 50-50 हो गया, आपने आसानी से इसको कर लिया। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना मैंने कितनी ही बार बताया है, जैसे जैसे हम लोग जब भी जनरल टॉक करते रहते हैं तो आपसे हमने कहा है कि यार अर्जुन जब होंगे तो कृष्ण के साथ होंगे, पार्थ जब होंगे तो माधव के ही साथ होंगे, तो अर्जुन कृष्ण, नागार्जुन कृष्णा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बात किए हुए, कई बार किए हुए। अगला तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मक्का की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में की जाती है? अच्छा ऐसा क्वेश्चन कभी तुम्हारे मन में आता है, जैसे हम भारतीय लोगों का स्टेपल फूड मतलब जो रोज हम लोग खा करके मूल भोजन जिसको हम लोग जिंदा रहते हैं, जनरली क्या है? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये हम लोग का स्टेपल फूड है। कभी ये सोचा है अमेरिका वाले, फ्रांस वाले, रूस वालों का स्टेपल फूड क्या है? तो ये तो जान लीजिए कि चावल दाल उनका स्टेपल फूड नहीं, वो डेली चावल दाल नहीं खाते, वो ब्रेड पे, मक्का पे, ऐसी चीजों पे डेली जीवित रहते हैं। तो मैं कई बार सोचता हूं हम लोग की दादी नानी जी घर वाले कि दूध नहीं पियोगे, रोटी नहीं खाओगे तो मजबूत नहीं होगे, वो सारे विदेशी जो हैं वो कई देश वाले हम लोग से सब लंबे लंबे, चाहे वहां की लड़कियां हो चाहे लड़के, गोरे गोरे, हिस्ट पुष्ट। सच नहीं कह रहे हैं, बता दो सही बात है कि नहीं? तुम अच्छा अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस, यहाँ की लड़कियों को देख लो, यहाँ के लड़कों को देख लो, सब नहीं लंबे तड़ंगे, वो जो है आपके अफ्रीका वाले, नाइजीरिया, युगांडा वाले, सब हम लोग से बहुत मजबूत होते हैं, उठा के पटक देंगे सब हम लोग को। तब हमको लगता है काहे दादी लोग हम लोग के पीछे पड़ी रहती हैं, बेटा रोटी खा लो, बेटा दूध पी लो, बेटा हरी सब्जी खा लो। अरे भगवान, ये सब हम तुमको ईमानदारी से बता रहे हैं। मेरे इंजीनियरिंग टाइम की बात है, मेरे 2-4 दोस्त हैं जो मतलब बनारस में घाट पे विदेशी लड़के लड़की बहुत आते हैं, मेरे दोस्ती हो गई थी। तो वो कहाँ की थे सर, तो नाम भी भूल रहा हूं, 2 तो रूस की थी और 2 शायद पोलैंड वगैरह के थे। वो चारों लोग ग्रुप में आए थे, 2 लड़की 2 लड़के, उनसे परिचय हो गया मेरा। तो मैंने उनसे पूछा था कि भैया तुम लोग क्या खाते पीते हो डेली रूटीन भोजन में? दिस इज दैट पिज्जा लाइक थिंग, ब्रेड, बटर, टोस्ट, ये वो खाते हैं। खा लो, घी पी लो तुम। लो, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। बताओ कर्नाटक, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु संयंत्र ए ऑप्शन कर्नाटक, ठीक है ना, कैगा कर्नाटक में है। काकरपारा, नरौरा, रावत भाटा राजस्थान वाला, नरोरा उत्तर प्रदेश वाला, कुडनकुलन तमिलनाडु वाला, ये 5 ही 7 हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं। मैं जानता था कि अगर मैं बोल दिया कि, और सचमुच मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं, जब हम इंजीनियरिंग 3rd ईयर 4th ईयर में थे ना, तब मेरा रसिया उसिया के दोस्तों से परिचय हो गया था। और उसका वजह बस इतना था, गंगा जी किनारे मेरा घर है, बनारस का हूं, तो घाट किनारे रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह के लड़की लड़के आते हैं, थोड़ा परिचय हो गया। अभी भी अब तो उतनी बात नहीं होती, पहले हो जाती थी। अब तो जब से टीचर बने हैं
तब से हम टीचर ही हो गए हैं, अब कुछ नहीं। चलिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना कब की गई थी? बताओ, दक्षिण पूर्व एशियाई संघ आसियान की स्थापना, बी ऑप्शन 1967 में हुई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल में स्थित है, ठीक है ना, केरल में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। भारत में श्वेत क्रांति, आज के 25 क्वेश्चन शुरू के बड़े आसान हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सोच समझ के बताओ। सर देखिए, श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन, मतलब वर्गीज कुरियन, जिन्होंने भारत में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की थी। आनंद जगह का नाम है गुजरात में, ठीक है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कभी कभी यही पूछ देता है, एमएस स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, कुर्कुमीन, विटामिन, एलाइल, बताइएगा। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है मेरे भैया? गाजर का लाल रंग होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है, कैरोटीन के कारण गाजर का लाल रंग। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ योर नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ योर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन सी ऑप्शन न्यूरोलॉजी कहलाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? बताओ, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो विटामिन सी की कमी से सर स्कर्वी, बेरी बी, ठीक है ना, रेबीज के वायरस को क्या कहते हैं? रैप्डो वायरस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस, रिमेंबर दैट विश्व वर्ड लिखा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात नहीं किया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सोच समझ करके आंसर करिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आज हम अपने पेड बैच में पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, और आज बाबर का टॉपिक आया। फिर मेरे मन में ये बात आई कि आज मैं इनको ऐसी ऐसी चीजें हिस्ट्री की बताऊंगा, अपने पेड बैच वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये कभी ना सुने हों। फिर मेरे मन में आया कि यार अपने YouTube वाले बच्चों के साथ भी वो बात मैं एक बार 5 मिनट के लिए शेयर करना चाहूंगा। अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूं बाबर का, मतलब जैसे कि एक झलक। कई बार जब हम कहते हैं कि लल्ला पेड बैच में एक बार ज्वाइन कर लो, पेड बैच में एक बार ज्वाइन कर लो, तो उसमें तुम लोग हाँ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं बोल देते होगे ना। आज मैं फॉर एग्जाम्पल ईमानदारी से 5 बातें शेयर करता हूं। देखो वो तुम लोग को बाबर के बारे में पता है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे, 5-5 क्वेश्चन का फॉर्मेट, लेकिन उससे पहले 5 बात, ठीक है ना, 5 बात। अब वो 5 बात बाबर के बारे में, चलो बताता हूं ना, ठीक है। रेडियो सब लोग बताना इसमें से किसको कितनी बातें पता थी। जैसे बाबर भारत में गजीफा का जनक माना जाता है, गजीफा, ठीक है ना। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को पता था? बाबर को भारत में उसने बाबरनामा में लिखा है कि भारतीय लोग आकर्षक नहीं हैं, मिलनसार नहीं हैं, आकर्षक नहीं है, मिलनसार नहीं है, आकर्षक नहीं। मैं ऐसे हिंट में लिख दे रहा हूं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, बाबर का प्रिय खेल कौन सा था? बाबर का प्रिय खेल कौन सा हुआ करता था? तीसरा पॉइंट, बाबर की जो क्या कहा जाता है, ये जो बाबर का ऐसे मतलब कि प्रिय खेल हो गया, गजीफा हो गया, आकर्षक नहीं है, भारतीय आकर्षक नहीं है, ये उसने बोला था। और उसके अलावा कि बाबर ने एक फल भारत लाया था, उस फल के ही नाम पे भारत को उस बाबर को एक उपाधि दी गई। वो फल कौन सा था? नहीं पता। अब देखो ये मेरे पेड बैच में आज मैंने ये पढ़ाया। जैसे मैं बताऊं, बाबर का गजीफा, गजीफा किसको कहा जाता है? गजीफा बाबर में भारत में ताश का खेल, बाबर ने भारत में जो ताश का खेल का जनक माना जाता है बाबर, गजीफा। लेकिन बाबर का
आकर्षक नहीं है भारतीय, ये बाबरनामा में बाबर ने लिखा है। बाबरनामा में इसने देखो और क्या क्या लिखा है। भारतीय मरना जानते हैं, मारना नहीं। ये देखो, मरना जानते हैं, ठीक है ना। भारतीय मरना जानते हैं, मारना नहीं, ठीक है ना। ये भी अब बाबर ने कहा है। भारत, इसी बाबरनामा की एक बात तुमको और बता दे, भारत कारीगरों का देश है। ये एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि किस किताब में लिखा है कि भारत कारीगरों का देश है, या मुगल काल के किस किताब में कारीगरों का देश है। ये मुगल काल की बाबरनामा में लिखा है बाबर ने कि भारत कारीगरों का देश है। और ये तीनों, भारतीय लोग आकर्षक और मिलनसार नहीं है, बाबरनामा में लिखा है। भारतीय मरना तो जानते हैं लेकिन मारना नहीं जानते हैं देश की सुरक्षा में, वो भी लिखा है। भारत कारीगरों का देश है, ये भी। और बाबर का प्रिय खेल, अच्छा फल ये मंगाते थे समरकंद नाम के जगह से, और वो फल हुआ करता था कलिंदा। कलिंदा दैट इज वाटरमेलन, इसीलिए बाबर को एक उपाधि मिली है कलंदर। और बाबर का जो प्रिय खेल, हाँ इसी को आप तरबूज कहते हो। और बाबर का जो प्रिय खेल हुआ करता था दैट वाज इश्कबाजी। अब कुछ लोग कहेंगे अरे गुरुजी ये कौन सा खेल, ये तो प्यार मोहब्बत लड़की लड़का आप पढ़ा दिए। नहीं, इश्कबाजी कबूतर का खेल था, ये बाबर का प्रिय खेल था, कबूतरों को लड़ाना, कबूतर का खेल ये। अब यही चीजें कहीं ना कहीं मैं अपने पेड बैच में पढ़ाता रहता हूं, बताता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप में से जितने लोग मुझे देख रहे होंगे शायद एक आध बात इसमें से कोई पता हो। तो जब मैं कभी दिल से कह देता हूं, ठीक है ना, कि लला पेड बैच में आ जाओ, इस बैच में वरदान में मैं पढ़ा रहा हूं, आ जाओ, आ जाया करो, विश्वास करना निराश नहीं होगे। और अभी तो ये एक वानगी है, ये एक वानगी है, ठीक है ना। ये तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखा करें। एक को रुको, मैं थोड़ा इसको ले लूं। एक है बेवकूफ टाइप का, मैं तुमको बेवकूफी कहूंगा। एक लिख रहा है सॉरी सर ये फालतू का ज्ञान मत दो, तुमको ना बेवकूफ टाइप के इंसान इसीलिए यूट्यूब पे हो क्योंकि पढ़ नहीं रहो। इसमें क्या नहीं, अब कमेंट में ओपन करता हूं, थग लाइफ जो अपना नाम लिखे हो। अब इसमें मेरे जितने स्टूडेंट हैं इसमें बताओ फालतू का ज्ञान क्या था, चलो बताओ फालतू का ज्ञान क्या था। बाबरनामा की मैंने बातें बताई, आपको बाबर का प्रिय खेल बताया, बाबर इसका जनक माना जाता है, मुगल समरकंद से फल मंगाते थे। जरा बताओ लल्ला, जब ओवर स्मार्ट बनने लगते हो ना उसी समय खत्म हो जाते हो, समझ रहे हो ना। जब ओवर स्मार्ट बनने लगते हो, तुम्हारा इतना जो छोटा सा कमेंट जो कूदता है ना, अब सोचो कि इसमें कुछ बच्चों को नया पता चला होगा तुम्हारे लिए। अरे तो पगलाया मत रहा करो, ये मेरी क्लास है, ठीक है। नहीं करना है धीरे से सरक लो। हमारे पास हैं हमारे स्टूडेंट जो पढ़ते रहते हैं, ध्यान देते हैं, नालायक कहीं का, भाग यहां से। और तुमको मैं कह रहा हूं थग लाइफ जो अपना नाम लिखे हो, एक आध दूठो कुछ गाली ओली भी लिखना हो तो लिख करके यहां से निकल लो, क्योंकि मानसिकता और संस्कार तो दिखेगा ना, वो दिखा लो और निकल लो यहां से। मत आना तुम, अगर तुमको लगता है नहीं सर ये फालतू बातें, जाओ निकल लो, भागो यहां से, ठीक है। अरे पागल भैया, तुम लोग भी थग लाइफ साहब से बात कर लो, थक गए होंगे थग लाइफ। चलो अब 5-5 क्वेश्चन के फॉर्मेट पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब 5-5 क्वेश्चन के फॉर्मेट पे आते हैं, जरा बताना दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। सर देखिए अलाउद्दीन खिलजी के कई निर्माण थे, अलाउद्दीन खिलजी के कई निर्माण हुआ करते थे। अलई दरवाजा, अलई मीनार जो कि वो बनवाना चाहता था, कुतुब मीनार से भी बड़ा मीनार, लेकिन बनवा न पाया। हौज खास, जमियत खाना मस्जिद, ये सब बनवाने की कोशिश कौन कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पे आक्रमण करने वाला अपना पहला शासक था, ये सल्तनत काल का पहला शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है। देखिए सर बाबरनामा 3 भाषाओं में है। अगर आप बात करेंगे कि बाबरनामा तो तुर्की में है, अगर आप फारसी में बात कर देंगे कि किस नाम से है तो तुजुक है, बाबरी के नाम से है, और लिखने वाला कौन है, अब्दुल रहीम खान है खाना। अगर आप बाबरनामा की बात कर देंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ये कन्वर्ट हुआ था, मिस चार्ल्स बेबरीज ने कन्वर्ट किया था। तो ये 3 टाइप का बाबरनामा 3 भाग में है, मतलब 3 लैंग्वेज में, ओरिजिनल तुर्की में, फिर फारसी में भी कन्वर्टेड है और इंग्लिश में भी कन्वर्टेड है। यहां पे बेबरीज, यहां पे अब्दुल रहीम खान खाना। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे,
इस क्वेश्चन को ऐसे भी एक बार पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध अपनी आंखों से किस संत ने देखा था? गुरु नानक देव जी। ये बाबर के समकालीन हुआ करते थे। बाबर ने जो किताब लिखी है बाबरनामा, ये बात याद रखना, बाबरनामा में उसने 5 मुस्लिम राज्य का जिक्र किया है और 2 हिंदू, ठीक है ना, हिंदू राज्य का जिक्र किया है। हिंदू राज्य में मेवाड़ और विजयनगर का जिक्र किया है, मुस्लिम राज्य में मालवा है, बंगाल है, गुजरात है, दिल्ली है, इन सब का जिक्र किया है, ठीक है ना। उसी में उसने गुरु नानक देव जी का भी जिक्र है, चैतन्य महाप्रभु और कृष्णदेव राय, राणा सांगा, ये सब बाबर के समकालीन कंटेम्पररी माने जाते हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म किस राज्य, रचनाकार तुलसीदास जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप वाराणसी में आएंगे तो एक जगह है तुलसी घाट, ठीक है ना मेरे भाई, एक जगह है तुलसी घाट, वहां पे मतलब उनसे संबंधित है। कर्नाटक में मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास है? बताइएगा, कर्नाटक में जो मैसूर पैलेस है वो किस राजवंश का आधिकारिक निवास है? बी ऑप्शन, वाडियार राजवंश का। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? और अखंडता शब्द, तो संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन से। इस 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान या फिर हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगला मेरे भाई, संविधान के किस आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 21 में कितने आयु, ठीक है ना, कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार है? आर्टिकल 21A 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जिक्र मिलता है, ठीक है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यही 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है मेरे भाई, वो हमारा 11वां कर्तव्य भी है, ठीक है ना, 11वां क्या है? ड्यूटी भी है, वो हमारी 11वां ड्यूटीज भी है। अगला पॉइंट, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जैसे अभी फिर हम लोग की लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 4 जून को वोटों की गिनती होगी। तो जब पहले दिन बनेगा उस दिन कौन हमारे लोकसभा की अध्यक्षता करता है? तो उस दिन लोकसभा की अध्यक्षता कार्यवाहक अध्यक्ष या इसी को आप कहते हो प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना। पहले दिन की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप जाए तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। लोकसभा को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, प्रसिद्ध सदन, फेमस हाउस, ये सब आप लोकसभा को कहते हो। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जी। अभी वर्तमान में ओम बिरला जी चल रहे हैं। अब देखिए नई लोकसभा का जब गठन होगा, चुनाव हो जाएगा, नई सरकार बनेगी, तो फिर देखिए कौन रहता है। लोकसभा के अध्यक्ष पद का जिक्र हमें आर्टिकल 93 में मिलता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। लोकसभा के अगर हम गठन की बात कर दें तो आर्टिकल 81 में हमें लोकसभा के गठन का भी जिक्र मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत किसी व्यक्ति की सजा को छूट और राहत दे सकते हैं? छूट और राहत दे सकते हैं, बताइएगा। छूट और राहत, सही तो लिखा था यार, ठीक है ना, छूट और राहत दे सकते हैं। तो सर देखिए आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ आवर प्रेसिडेंट। अच्छा, एक बार आपके पेपर में आ गया था कि आर्टिकल 59, 60 और 61 में राष्ट्रपति से संबंधित क्या है, जरा बताना। तो 59, 60, 61 इसमें राष्ट्रपति से, वहां एक गिलास पानी रख दो, नहीं मैं ले लूंगा। हाँ, 59, 60, 61 में राष्ट्रपति से संबंधित क्या है ये बता दो। बताओ बताओ बताओ। राइट आंसर करो।
इसमें राष्ट्रपति के पद की शर्त लिखा हुआ है, इसमें राष्ट्रपति के पद का शपथ लिखा हुआ है, और इसमें राष्ट्रपति के पद का महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसे आप कहते हो, वो लिखा है। शर्त, शपथ, महाभियोग, ये है 59, 60, 61 में। जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पूछता है इसलिए मैंने आपसे कहा। चलिए ये अगले पॉइंट पे जाते हैं। भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का किसे अधिकार प्राप्त है? क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है आज के, और जानबूझ के रखे गए इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अंतर्गत बुलाता है, और ज्वाइंट सिटिंग जब होती है लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? अरे सर, मतलब सीधे पकड़ में आ रहा है तमिलनाडु। बात ही खत्म है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला, पनामा नहर किस क्षेत्र से संबंधित है? अरब सागर, दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, मध्य अमेरिका, बताइएगा। पनामा नहर किस क्षेत्र से संबंधित है? सोच समझ के आराम से आंसर करो। अगर हम लोग पनामा नहर की बात करें तो डी ऑप्शन मध्य अमेरिका से संबंधित है। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? बताइएगा, फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? गर्म पानी का झरना, तो गर्म पानी का झरना न्यूजीलैंड में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक। नेक्स्ट पॉइंट, चाबहार बंदरगाह किस देश में? भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ईरान। बड़ा चर्चाओं में रहता है व्यापारिक रूप से चाबहार, और है कहां पे? ईरान में, ठीक है। थाल भारी जल संयंत्र को किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज थाल हैवी वाटर प्लांट कमीशन? बताइएगा, किस वर्ष थाल भारी जल संयंत्र को शुरू किया गया था? सोच समझ करके। ए ऑप्शन 1987। नेक्स्ट, सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? बताइएगा, सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? सोलुंग सबसे लोकप्रिय त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना मेरे भाई। अरुणाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन हुआ करते थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के मेरे अल्लाह पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख जी। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? 5 नदियों या 5 महाद्वीप, 5 महासागर या 5 पहाड़? आप अच्छे से जानते हैं ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप खेल से संबंधित है। ए ऑप्शन बैडमिंटन से। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक किताब के लेखक कौन है? बताइएगा, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक किताब के लेखक कौन है? तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस नामक किताब के लेखक हैं जे.सी. कुमार रप्पा। समय वितरण प्रणाली, अब देखो ये 5-5 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट चल रहा है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन वाला वो डिटेल वाला लिया था। समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? बताइए, समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश। तो पहला देश बन गया मेरे भाई ए ऑप्शन भारत। नेक्स्ट, चिथिराई फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। चिथिराई फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो चिथिराई फेस्टिवल का आयोजन बी ऑप्शन तमिलनाडु में। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर भारत सबसे अधिक मोबाइल फोन का उत्पादन करने वाला कौन सा देश बन गया है? वैश्विक स्तर पर भारत मोबाइल फोन का उत्पादन करने वाला, इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन दूसरा। किस देश ने पहली बार कोई ऑस्कर अवार्ड जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड जीता ए ऑप्शन यूक्रेन ने, ठीक है ना, यूक्रेन ने। कैटलेस एक्सप्रेस 24 नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक सैन्य अभ्यास कहां किया गया? ए ऑप्शन सेशेल्स में किया गया, ठीक है, सेशेल्स में। तो ये था आज के लिए सेशन। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई डेली सुबह 8 बजे एसएससी अड्डा पे करंट अफेयर और 9 बजे रेलवे अड्डा 247 पे मैं करंट अफेयर आपके लिए पढ़ा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत जल्द 15 अप्रैल को आरपीएफ का फॉर्म आ रहा है। सीएचएसएल आजकल में हुआ है, कभी भी सीएचएसएल का आ सकता है। और आपकी जानकारी बता दूं कि नेक्स्ट मंथ में 7 मई को एमटीएस का भी आ रहा है आपके लिए
जो नई वैकेंसी है, तो प्लीज़ उसका ध्यान दीजिएगा। तैयारी अपना लगातार करते रहिए, फॉर्म का वेट मत करिए, क्योंकि एक बार फॉर्म आने के बाद धुआंधार हो जाएंगी चीज़ें, समझ रहे हो ना। तो थैंक यू सो मच, अपना और अपनों का ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।